चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट किए हुए थे क्लास ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 को। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्पादन लागतें ये चैप्टर का नाम है। ठीक फ्रेंड, उत्पादन लागतें जो है ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये हमारी चैप्टर का नाम है। और हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। यहाँ से जो है हम लोग मौद्रिक लागत को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मौद्रिक लागत जो पढ़े थे हम लोग, इसमें पढ़े थे स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत और सामान्य लाभ को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वास्तविक लागत से स्टार्ट करेंगे और जितना भी टॉपिक कवर होगा, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। वास्तविक लागत, औसत लागत और उत्पादन लागतें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन सारे टॉपिक को। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोगों को पढ़ना है पार्ट 2। पार्ट 1 वाली वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और चैप्टर 6 वाली वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पार्ट 1 की वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाकर पार्ट 1 वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वास्तविक लागत, ये रियल कॉस्ट क्या होता है? तो वास्तविक लागत किसे कहा जाता है? वास्तविक क्या होता है? जो चीज़ या जो वस्तु वास्तव में है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये सब क्या होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक हमारे मन में ऐसा एक भाव आता है जी कि वास्तविक होता है। तो ये वास्तविक लागत यहाँ इकोनॉमिक्स में किस चीज़ को कह रहा है? वास्तविक लागत किस चीज़ को कह रहा है? यानी रियल कॉस्ट क्या है, ये लागत क्या है? तो वास्तविक लागत आप अपने दिमाग में सोचिए कि वास्तविक लागत हो सकता है क्या? तो हम लोग तो पैसा इन्वेस्ट करते ही करते हैं। जितना साधन, किसी वस्तु को उत्पादन करने में जितनी साधनों की आवश्यकता होती है उतना साधन हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें मेहनत जो लगती है, जो हम लोग कष्ट देते हैं, जो हम लोगों का वहाँ मेहनत लगती है, जो पब्लिक वहाँ मेहनत करते हैं, जितने श्रमिक होते हैं, बहुत सारे त्याग करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, कितना उन लोगों का पसीना बहता है। ठीक है, खून पसीना एक करके वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो उन लोगों का इतना मेहनत जो होता है उसे ही कहा जाता है वास्तविक। और इतना मेहनत से जो उत्पादन होती है उसे कहा जाता है वास्तविक लागत। यहाँ देखिए कि अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत, जो वास्तविक लागत की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जो है मार्शल ने किया था। किसी उत्पादन प्रक्रिया, ये किसी है, ठीक है फ्रेंड, किसी लिख लीजिएगा। किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट, यानी कोई भी उत्पादन जो प्रक्रिया होती है, तो उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत यानी उसी के अंतर्गत जो होने वाले कष्ट होते हैं और जो त्याग होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? वास्तविक लागत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक लागत कहा जाता है। और वास्तविक लागत को ही सामाजिक लागत भी कहा जाता है। वास्तविक लागत को ही सामाजिक लागत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें समाज मिलकर काम करती है। ठीक है, समाज अगर उसमें हिस्सेदारी नहीं लेगी तो हमारा उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समाज उसमें बहुत सारे कष्टों का सामना करते हैं। धूप, गर्मी, बरसात, कुछ भी मौसम हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, वो हमेशा उस वस्तु को उत्पादन करने में लगे हुए रहते हैं। उसी को कहा जाता है वास्तविक लागत। और वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जाता है। इसका एक परिभाषा दिया हुआ है जो कि मार्शल के शब्दों में है। मार्शल के शब्दों में किसी वस्तु के उत्पादन में, कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, और उस वस्तु के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं, जो डायरेक्ट उसमें काम करते हैं या जो उसमें इनडायरेक्ट जो काम करवाते हैं। ठीक है, तो श्रमिकों को जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करने पड़ते हैं, अथवा साथ ही वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली पूंजी को संचित करने में संयम अथवा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, में सब प्रयत्न और अथवा त्याग मिलकर वस्तु की वास्तविक लागत कहा जाता है। उसमें जो उद्यमी होता है, जो उत्पादक होता है, वो कितना इंतजार करता है, ठीक है फ्रेंड, कितना सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करता है उस वस्तु को उत्पादन करने में, और 3-4 महीने कितनी कष्ट और त्याग के बावजूद हमारा प्रोडक्ट उत्पादित होता है, और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचकर
फिर हमारा वो पूंजी वापस आता है और हमें लाभ होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। ये अवसर लागत क्या होता है? ये अवसर होता है क्या, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास अभी, आप मान लेते हैं कि अभी आप 18 वर्ष के लड़के हैं, ठीक है, या स्टूडेंट है, ठीक है, 18 वर्ष के स्टूडेंट हैं। तो अभी आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, या तो आप काम करने चले जाइए, या तो आप अच्छे ढंग से पढ़िए, ठीक है, या आप कुछ भी कीजिए, ये आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हो जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है, उसी को कहा जाता है अवसर। तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत के विचार में संशोधित किया। जो वास्तविक लागत का जो विचार था उसमें क्या किया, संशोधन किया, और इन्होंने वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। किसने? ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन की आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। जो आर्थिक साधन होते हैं वो आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं। जो हमारे पास आर्थिक साधन होते हैं वो क्या है, आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है। हमारी आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ है दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वंचित रहना। यहाँ हम लोग समझेंगे बेहम के शब्दों में। तो बेहम के शब्दों में किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यहाँ क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की अवसर लागत वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पादन उन्हीं उत्पत्ति के साधनों, यानी जो साधन है उसी साधन से हम लोग दूसरा प्रोडक्ट भी उत्पादन कर सकते थे, और उसी लागत पे, उसी पैसे पे दूसरे जगह हम लोग इन्वेस्ट कर सकते थे। तो उसी को कहा जा रहा है। ठीक है, हमारे पास और भी ऑप्शन था। इस प्रकार किसी साधन की अवसर लागत का अभिप्राय उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में मिलने वाले मूल्य से है। तो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में पूरा क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो अवसर लागत के उपयुक्त विचार को एक काल्पनिक उदाहरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। एक कल्पना करते हैं, ठीक है, एक उदाहरण को हम लोग काल्पनिक तरीके से देखते हैं। अपनी योग्यता तथा श्रम के आधार पर एक व्यक्ति को 3 नौकरियां मिल सकती है या मिल जाती है। तो जैसे मिलता है उसको, पहला डिग्री कॉलेज लेक्चरर, इसका वेतन है 20,000 महीने, बैंक ऑफिसर जिसका वेतन 18,000 रुपये महीने, तथा सेल्स ऑफिसर जिसका वेतन है 15,000। तो सबसे ज़्यादा किसको वेतन मिल रहा है? तो डिग्री कॉलेज लेक्चरर को 20,000 रुपये मिल रहे हैं। तो अब इसके पास 3 ऑप्शन है कि ये इसको ले, इसको ले या इसको ले। ठीक है, तो ये किसको लेना पसंद करेगा? ये 20,000 को लेना पसंद करेगा, लेकिन ये दोनों तो छूट जाएंगे। अगर ये इसको लेना चाहता है तो ये दोनों छूट जाएंगे। तो इसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये सेल्स ऑफिसर बन सकता था, लेकिन इन्होंने एक डिग्री कॉलेज लेक्चरर को चुना। तो कि अन्य बातों के समान रहते हुए वह व्यक्ति डिग्री कॉलेज के प्रवक्ता पद को चुनेगा। इस चुनाव के 2 विकल्प हैं, 18,000 रुपये मासिक वेतन के तथा 15,000 रुपये वेतन मासिक वेतन के अन्य 2 पद। परंतु इन दोनों पदों में श्रेष्ठ 18,000 रुपये मासिक वाला पद है। इन दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? 18,000 रुपये वाला है, तथा यही चुने गए पद की वैकल्पिक अवसर लागत है। तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। चलिए हम लोग चित्र से इसको समझते हैं। चित्र द्वारा अवसर लागत का स्पष्टीकरण। तो अवसर लागत के तथ्य को हम चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। चित्र में माना AB रेखा वस्तुओं X और Y के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को प्रदर्शित करती है। जैसे आप यहाँ देखिए कि यहाँ क्या है, ये हमारा एक X एक्सिस है और ये हमारा Y एक्सिस है। ये हमारा कमोडिटी X है और ये हमारा कमोडिटी Y है। ठीक है, और यहाँ जो है हमारा AB, ठीक है, AB हमारा क्या है? AB रेखा वस्तुओं X और Y के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को प्रदर्शित करती है। जो X और Y है, X और Y जो कमोडिटी है उसकी विभिन्न संभावनाओं को प्रदर्शित करती है। यहाँ देखते हैं कि हम लोगों के पास ये साधन को सीमित को दिखा रहा है, इससे ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी है कि इस पे
इस रेखा पे जो ए बी रेखा है इस पे हम लोग x और y को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यानी x को अगर बढ़ाएंगे तो y को कम करना पड़ेगा, अगर y को बढ़ाएंगे तो x को कम करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग x और y वस्तु की कमोडिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं उत्पादन। तो यहाँ देखिए कि x और y के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को प्रदर्शित करती है। उत्पादक के पास साधनों की मात्रा निश्चित है। साधन क्या है? निश्चित है, जिनसे दो वस्तुओं x और y का उत्पादन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि उत्पादक x वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहता है तो उसे y वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ जो है, यहाँ से लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम लोग, यहाँ पहला उत्पादन हुआ, अगर हम लोग y वस्तु की उत्पादन 10 करते हैं और x वस्तु का उत्पादन 5 करते हैं और हम लोग y वस्तु के उत्पादन को कम करते हैं तो x वस्तु का उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन इसी रेखा पे बढ़ेगा। तो यहाँ कम किए और यहाँ बढ़ा, तो इसी को कहा जा रहा है बढ़ाना चाहते हैं तो उसे y वस्तु, ऐसी स्थिति में यदि उत्पादक x वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहता है तो उसे y वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। चित्र से स्पष्ट है कि x वस्तु की mn, x वस्तु की mn, ये x वस्तु है इधर हमारा, तो ये m है और ये n है। मात्रा में वृद्धि करने के लिए, इतना मात्रा में वृद्धि करने के लिए y वस्तु की rs, ठीक है, ये वाला rs, ठीक है, मात्रा कम करनी पड़ती है। यही अवसर लागत है। x वस्तु की mn मात्रा की अवसर लागत y वस्तु की मात्रा में rs कमी होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि ये हमारे पास एक y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ये हमारा साधन हमारे पास क्या है? सीमित है। हमारे पास दो वस्तु है, x और y वस्तु है, इधर हमारा x वस्तु है और इधर हमारा y वस्तु है। तो हम लोगों के पास जो है, अगर हम लोगों को मान लेते हैं कि हम लोग x, हमारे पास 1000 रुपये है, ठीक है, और 1000 रुपये में सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि नहीं सिर्फ y वस्तु का उत्पादन करें, तो y वस्तु सिर्फ इतना पूरा उत्पादन हो जाएगा, बट हमारा x वस्तु जो है उत्पादन नहीं होगा। लेकिन हम लोग चाहें कि x वस्तु का और कुछ उत्पादन करें, जैसे मान लेते हैं कि इसमें 100 रुपये x वस्तु में पैसा लगाएं, x वस्तु के उत्पादन में, तो हमारे पास कितना बचेगा? y वस्तु के 900। तो यहाँ इसमें हम 900 लगाएंगे और इधर 100 बढ़ाएंगे, तो यहाँ ये इस तरह से बढ़ेगा। और हम लोग चाहें कि नहीं इसमें 100 और कम करते हैं और x वस्तु का उत्पादन 200 का करेंगे, तो यहाँ से ये और कम होगा और ये बढ़ेगा। तो इसी को कहा जाता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम लोग इसको पूरा उत्पादन कर सकते थे या इसको कम कर सकते थे। तो हम लोगों के पास संभावनाएं हैं, लेकिन हमारे पास जो साधन है वो सीमित है। यही रेखा ए बी हमें दिखाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं उत्पादन लागतें। अब उत्पादन लागतें, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? तो उत्पादन लागतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है अल्पकाल में उत्पादन लागतें और सेकेंड है हमारा दीर्घकाल में उत्पादन लागतें। तो अल्पकाल में जो उत्पादन लागतें होती है, एक होती है लागतें स्थिर होती है और एक परिवर्तनशील लागतें होती है। यानी एक स्थिर लागतें होती है और एक परिवर्तनशील लागतें होती है। बट दीर्घकाल में सभी परिवर्तनशील होती है, कोई स्थिर लागत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ केवल लिखा हुआ है, आधा क लिखा हुआ है, इसे आप मिला लीजिएगा। केवल परिवर्तनशील लागत होती है। तो दीर्घकाल में केवल परिवर्तनशील लागत क्यों होता है? क्योंकि दीर्घकाल में हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होता है और बहुत ज़्यादा समय में जो स्थिर साधन होते हैं उसे भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अल्पकाल में शॉर्ट टाइम में क्या कर सकते हैं? शॉर्ट टाइम में जो स्थिर जो लागत होती है उसे हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। अल्पकाल में जो स्थिर होते हैं उसे हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और परिवर्तन तो परिवर्तन होता ही है। तो इसलिए अल्पकाल में एक स्थिर लागतें होती है और एक परिवर्तनशील लागतें होती है। बट दीर्घकाल में हमारा क्या होता है? केवल परिवर्तनशील लागतें होती है, इसमें कोई स्थिर लागत नहीं होती है। और ये अल्पकाल और दीर्घकाल वाली वीडियो अगर आपको देखना है पूरी डिटेल के साथ, तो आप चैप्टर 6 वाली वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब अल्पकाल में उत्पादन लागतें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि अल्पकाल में उत्पादन लागतें जो है कैसे होता है।
तो एक होता है कुल साधन, हमारे पास जितने भी साधन हैं, ठीक है, कुल साधन अल्पकाल में जितने भी साधन है उसे कहा गया है कुल साधन। और कुल लागत, अल्पकाल में जितने भी हम लोग लागत लगाएंगे, कुल लागत, ये कुल साधन क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी साधन हैं उनमें से कुछ स्थिर साधन होगा, ठीक है, जो फिक्स्ड होगा, और कुछ परिवर्तनशील साधन होंगे जैसे श्रम, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, जैसे भूमि, बिल्डिंग, फ्लैट, ये सब क्या है, स्थिर साधन, जिसे हम लोग अल्पकाल में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कुल लागत में कुछ स्थिर लागतें होंगी और कुछ परिवर्तनशील लागतें होंगी। तो ये अल्पकाल की बात कही जा रही है, ये एक दूसरे से क्या है, डिपेंड है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में दो प्रकार के साधन हैं, एक स्थिर साधन और एक है परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर क्या है और वेरिएबल फैक्टर क्या है। तो फिक्स्ड फैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एफ, ठीक है। तो ऐसे साधन जिनकी मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित न किया जा सके, ऐसे साधन जिनकी मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित न किया जा सके, मतलब जो उत्पादन हो रहा है उस समय हम लोग उस साधन को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे भूमि क्या हम लोग अल्पकाल में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे फ्लैट या फिर कोई मशीन ले लेते हैं। तो ये सब जो स्थिर साधन है उससे हम लोग अल्पकाल में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिवर्तनशील साधन ऐसे साधन जिनकी मात्रा उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। यानी उत्पादन प्रक्रिया, हम लोग उत्पादन में जैसे जैसे हम लोगों को किसी वस्तु की काम लगेगी या किसी लेबर की आवश्यकता होगी तो हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार उस लेबर को मंगा सकते हैं। तो लेबर हमारा क्या हुआ, परिवर्तनशील साधन हुआ। स्थिर साधनों को उनके कार्य के अनुसार जो पुरस्कार दिया जाता है, स्थिर साधनों को उनके कार्य का जो पुरस्कार दिया जाता है, यानी स्थिर साधन जो कार्य करता है उसका जो पुरस्कार दिया जाता है उसे उत्पादन की स्थिर लागत कहा जाता है। जैसे भूमि, अगर हम लोग भूमि जो है किसी से किराए पर लिए हैं, 6,000 रुपये किराए पर लिए हैं, कितना लिए हैं, 6,000 किराए पर लिए हैं, तो हम लोग इसमें उत्पादन चाहे कम करे या उत्पादन ज़्यादा करे, हम लोगों का इसका जो लागत है वो स्थिर साधन पे स्थिर लागत देना ही देना है। ये फिक्स्ड है कि लागत हमारा इतना लगेगा ही लगेगा। तथा परिवर्तनशील साधनों को दिया जाने वाला पुरस्कार भी परिवर्तनशील लागत होता है। लेकिन जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, जैसे लेबर, अगर एक लेबर आता है तो हमें एक लेबर का पे करना पड़ता है, अगर 2 लेबर आता है तो हमें 2 लेबरों का पैसा पे करना पड़ता है। तो इस तरह से जो परिवर्तनशील साधनों को जो दिया जाता है पुरस्कार, वो भी क्या होती है, परिवर्तनशील लागत होती है। तो इस प्रकार अल्पकाल में दो प्रकार की उत्पादन लागतें सम्मिलित होती है, एक होती है स्थिर लागतें और दूसरा होती है परिवर्तनशील लागतें। ये स्थिर लागतें क्या होती है, स्थिर लागतें उस कुल खर्च का जोड़ है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर साधनों की सेवाओं को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है। यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि स्थिर लागतें उस कुल खर्च का जोड़ है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर साधनों की सेवाओं को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक ट्रैक्टर को लेते हैं, ठीक है, भाड़े पर लेते हैं। ट्रैक्टर को अगर भाड़े पर लिए तो इसे हम लोग भाड़े पर लिए दिन भर के लिए, क्या किए, 24 घंटे के लिए। अब हम लोग इसको 24 घंटा यूज करें या 22 घंटा यूज करें या 23 घंटा यूज करें या 10 घंटा यूज करें या यूज ना भी करें, लेकिन अगर इसको हम लोग जितने में भाड़े में लिए हैं कि 24 घंटे में हम लोगों को इसको 2400 रुपये देना है, तो 2400 रुपया इसे देना ही पड़ेगा। तो ये हमारा लागत जो है फिक्स है, हम लोग इसको 24 घंटा चलाएं ना चलाएं इससे उसका कोई डिपेंड नहीं है। परिवर्तनशील लागतें क्या होती है, परिवर्तनशील लागतें वह लागत है जो उत्पादक को उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है। क्या कह रहा है कि परिवर्तनशील लागतें वह लागत है जो उत्पादक को उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है। तो जैसे साधन है, जैसे लेबर को ही लेते हैं, तो लेबर हम लोगों की जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना लाएंगे और जितना लाएंगे उतना हमारा खर्च क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये परिवर्तनशील लागतें होती है।
अब ये कुल लागत क्या होता है? तो कुल लागत जो होती है हमारी, वो स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को ऐड करने के बाद ही हमारा क्या आता है, टोटल कॉस्ट आता है। तो अर्थात किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जितने कुल व्यय करने पड़ते हैं उनके जोड़ को कुल लागत कहते हैं। तो अल्पकाल में जो है कुल लागत, कुल उत्पादन लागत कितना होता है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को जोड़ दिया जाए, यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्या होता है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट जो निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, यानी स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत, जितने भी स्थिर लागत होते हैं उसको, और जो परिवर्तनशील लागत होते हैं टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तब जाके हमारा क्या निकलता है, टोटल कॉस्ट निकलता है। अब देखिए कि टोटल कॉस्ट अगर हम लोगों को निकालना पड़ जाए टीवीसी, तो टीवीसी निकालने के लिए क्या करेंगे कि टीसी माइनस क्या हो जाएगा, टीएफसी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोगों को निकालना है टीएफसी तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो, माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीवीसी, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कुल स्थिर लागत क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक कमरा है, ठीक है, इस कमरे को क्या किए हैं, हम लोग भाड़े पर लिए हैं, ठीक है। और इस कमरे का जो प्रति मंथ जो है, मासिक इसका जो देते हैं हम लोग, इसका 1,000 रुपये क्या है, महीना इसका हम लोग देते हैं, यानी कि मासिक मंथली इसका 1,000 रुपये है। अब इस रूम का हम लोग क्या करेंगे, तो ये रूम जो है अब फिक्स है, ये स्थिर लागत है, यानी इस पे लागत जो है हमारा जो है पर मंथ 1,000 रुपये क्या होंगे, लगेंगे इसमें, ये फिक्स है, यानी ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हम लोग जो है इस पे हम लोग क्या करें, स्थिर लागत जो है हमारा लग गया, ये कुल स्थिर लागत हमारा लग गया। लेकिन अब जो है हम लोग इसमें कितनों भी परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम लोग को मान लेते हैं कि इसमें हम लोग को मान लेते हैं दुकान लगाना है, या फिर मान लेते हैं हम लोग यहाँ ट्यूशन पढ़ाना है, ठीक है। तो ट्यूशन पढ़ाना है तो इसमें एक बच्चा को पढ़ाएं, हम 2 बच्चे को पढ़ाएं, 3 बच्चे को पढ़ाएं, 4 बच्चे को पढ़ाएं, 10 बच्चे को पढ़ाएं, 1,000 बच्चे को पढ़ाएं, हम लोग कितनों भी बच्चों को पढ़ाएं इसमें, या यहाँ कितने भी बच्चे यहाँ से चले जाएं, यहाँ बच्चे आए जाएं, हम लोगों को लागत जो है ये कुल स्थिर लागत ही रहेंगी इस रूम का, ठीक है, 1,000 रुपये ही रहेगा। उसी को कहा जा रहा है कि स्थिर लागत उत्पादन के आकार, स्थिर लागत उत्पादन के आकार से अप्रभावित रहती है, यानी स्थिर लागत जो रहती है वो उत्पादन के आकार से अप्रभावित रहती है, यानी उसमें हम लोग कितनों भी बच्चा पढ़ाएं, जितना मन करे उतना बच्चा पढ़ाएं, इसमें जो है लागत नहीं बढ़ सकती है, ना ही लागत घटेगी। उसका रेंट जो है 1,000 रुपये है तो है। उत्पादन स्तर शून्य होने पर भी उत्पादक को स्थिर लागतों का भुगतान करना वहन है। कहने का मतलब है वहन करना, भुगतान वहन करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इस रूम को, इस कमरे को, ठीक है, रेंट पर 1,000 रुपये में ले लिए, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं इसमें 0 बच्चे को पढ़ाते हैं, यानी किसी को नहीं पढ़ाते हैं, तो भी हम लोगों को ये जो है लागत भुगतान करना पड़ता है। चित्र बताता है कि उत्पादन स्तर OQ, चित्र हमें क्या बताता है, उत्पादन स्तर OQ। तो उत्पादन स्तर OQ क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ O छूटा हुआ है तो O से Q, ये क्या है हमारा उत्पादन स्तर है, ठीक है, OQ। उत्पादन स्तर OQ अथवा OQ1 पर स्थिर लागत कितना है, OK है, क्या है, OK ही है, यानी उत्पादन स्तर OQ अथवा OQ1, यानी उत्पादन स्तर OQ है, फिर हम लोग बढ़ा OQ1 तक बढ़ाएं, पर स्थिर लागत जो है हमारा OQ ही है, कितना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या है OQ, ठीक है, O से Q फिर OQ1, यानी कि उत्पादन इतना बढ़ा दिए, लेकिन हमारा जो लागत है वो कितना लग रहा है, OK ही
लग रहा है। ये हमारा TFC जो है यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत जो है वो हमारा क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर है। क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर। ओके ही है। यही कारण है कि अल्पकाल में कुल स्थिर लागत रेखा एक्स अक्ष के समानांतर एक बड़ी रेखा के रूप में होती है। तो कुल स्थिर लागत जो है वो उसकी रेखा कैसी होती है, तो वो एक्स अक्ष के समानांतर होती है। इसमें हम लोग उत्पादन कम करें, ज़्यादा करें, और भी कम करें या और भी उत्पादन बढ़ाएं, लेकिन हमारा लागत जो है वो 1000 रुपये तो 1000 रुपये ही है, फिक्स लागत, इसमें चेंज नहीं होगा। उसे ही कहा जाता है कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो इधर हमारा जो है कॉस्ट को बताता है और ये हमारा आउटपुट को बताता है। ठीक है, यानी कितना हम लोग उसमें उत्पादन करते हैं। या जैसे हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास भूमि है जो क्या है 1 एकड़ भूमि है। ठीक है, क्या है 1 एकड़ भूमि है। तो 1 एकड़ भूमि का हम लोग जो पैसा इसमें लागत लगती है, तो स्थिर साधन पे स्थिर लागत लगती है। तो स्थिर लागत मान लेते हैं इसमें हम लोग 10,000 रुपये दे दिए, या मान लेते हैं 1,000 ही दिए। ठीक है, तो 1 एकड़ भूमि का हम लोग किसी से क्या लिए, रेंट पे लिए, या उसको या 1 साल में जो है 1 साल में इसको 1,000 रुपये देते हैं हम लोग। इसमें उत्पादन 1 साल में जितना मन करे उतना उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहे 1 साल में से 3 बार उत्पादन करें, 4 बार उत्पादन करें, 5 बार उत्पादन करें, जितना मन करे उतना उत्पादन करें। साल भर में हम लोगों को इस भूमि का 1,000 रुपये या 10,000 रुपये, जितना हम लोगों का बात होगा उतना हम लोग दे सकते हैं। लेकिन जो स्थिर लागत, स्थिर साधन पे स्थिर लागत लगती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुल परिवर्तनशील लागत। कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जो हम लोग पढ़ेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक जो है आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को वॉच करें, और पिछले वाली वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पार्ट 1 वाली वीडियो को। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू फ्रेंड।